हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक को कैसे पढ़ें, उस पुस्तक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज का जो लेक्चर है यह यूजीसी एनटीए नेट हिंदी, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी जीआईसी और तमाम जो भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टिकोण से एक पूर्व पीठिका के रूप में है। जबकि हम विधिवत रूप से कक्षाओं की शुरुआत जनवरी से शुरू कर देंगे, यानी कि पहली तारीख से ही। आज हम उसी की पूर्व पीठिका के रूप में आप सभी के सामने हाजिर हैं। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जो भी आपका लेक्चर है, जब थंबनेल कोई देखता है तो उसको लगता है कि पार्टिकुलर ये परीक्षा से संबंधित ही जो भी लेक्चर है। लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो नेट की हो, चाहे अलग अलग स्टेट की जितने भी प्रवक्ताओं की परीक्षा हो, कई जगह प्रवक्ताओं की परीक्षा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की परीक्षा होती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बात चलती है। और यूपी में जाएंगे तो टीजीटी पीजीटी इस तरीके के नामों से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन सब को अलग अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम सबका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी आपको 80% के आसपास में सिलेबस मिलता जुलता ही नज़र आएगा। कुछ में व्याकरण की संख्या ज़्यादा हो जाती है, कुछ के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव रहता है और कुछ में केवल लिटरेचर को ही ज़्यादातर शामिल किया जाता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर लेक्चर आपको दिया जाता है वो तमाम इन प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर ही बताने की कोशिश की जाती है। और अगर जिन परीक्षाओं में मैं खुद शामिल रहता हूँ और मुझे याद रहता है कि ये प्रश्न आया हुआ था तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ। बाकी पढ़ाई के दौरान अगर पता चलता है कि ये प्रश्न फला एग्ज़ाम में आया था तो उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो लेक्चर है ये संपूर्ण प्रवक्ताओं की परीक्षा के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अगर नॉलेज आप कहीं से लेते हैं तो वो आपको आगे फ़ायदा ही पहुंचाने वाला होता है। एक मैं आपको अनुभव बताना चाह रहा हूँ। एक बार मैंने हरियाणा लोक सेवा आयोग के थ्रू लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने गया था और बाद में उस परीक्षा में मेरा अंतिम रूप से चयन भी हुआ था। तो उस दौरान मैं दो न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखा करता था। एक विनोद दुआ का प्रोग्राम आता था, जन गण मन की बात। तो 10-15 मिनट का प्रोग्राम होता था और उसमें उस समय की जो तत्कालीन और करंट से जुड़े हुए मुद्दे रहते थे उस पर वो चर्चा करते थे और कुछ ऐसी बातें वो बताते थे जिससे कि आपके इंटरव्यू इत्यादि में भी वो यूज में आ जाए। तो मैंने इंटरव्यू दिया था सन 2017 में और उस समय का जो थोड़ा सा समय चल रहा था उसमें राष्ट्रवाद, देशभक्ति इस तरीके के सवाल ज़्यादातर उठाए जा रहे थे। तो उसी समय विनोद दुआ ने अपने एक प्रोग्राम के शुरुआत में ही उन्होंने एक पंक्ति बोली कि हम होंगे कामयाब एक दिन। किसी कवि ने देश के बारे में इस तरीके से बात की थी और उस कवि का नाम है गिरजा कुमार माथुर। तो इसको मैंने नोट कर लिया क्योंकि गिरजा कुमार माथुर आप जानते हैं कि तार सप्तक के भी कवि हैं और हिंदी के आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं इस हिसाब से देखता कि ये मेरे सिलेबस से संबंधित नहीं है तो इसका मुझे फ़ायदा नहीं होता। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इंटरव्यू में गया तो मुझसे तमाम प्रश्न पूछे गए और एक वहाँ पर एक्सपर्ट थी, उन्होंने कहा कि आप गाना सुनते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कहता है तो थोड़ा सा मैं अलर्ट हुआ। मैंने बोला कि हाँ गाना तो सुनता हूँ। उन्होंने कहा कि बचपन में एक गाना सुना होगा आपने। मैंने बोला जी मैम। बोले कि हम होंगे कामयाब एक दिन, किसने लिखा है। तो 4-5 दिन पहले ही मैंने इस प्रोग्राम को देखा था विनोद दुआ जी के और तुरंत मैंने कहा कि जी मैम, गिरजा कुमार माथुर ने लिखा था। तो वो थोड़ा सा अवाक रह गई। उन्होंने बोला कि आर यू श्योर। मैंने बोला कि जी मैम। तो अगर उस प्रोग्राम को मैं नहीं देखता तो हो सकता था कि मैं इसका आंसर नहीं बता पाता। तो कहने का मतलब ये था कि जो भी लेक्चर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मैं एक तरीके से एक सच्चे प्रतियोगी शिक्षक के रूप में आप लोगों के सामने आता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का,
छत्तीसगढ़ का, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपी अपने स्टेट का कितनी बार इंटरव्यू और 3 गुना 8 गुना में शामिल रहा, यूपी जीएस इत्यादि सबका मिलाकर बीपीएससी के थ्रू आखिरी दौर में मैं कार्यरत हूँ। किसी ने कमेंट किया कि सर आप कितने एज में थे तो असिस्टेंट प्रोफेसर हुए? तो सही मायने में मैं सबसे पहला इंटरव्यू सन 2012 में दिया था हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का, और उस एग्ज़ाम में मैं टॉप 5 में था रिटेन में, लेकिन कोई गॉडफादर इत्यादि नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंटरव्यू इत्यादि होता था, सिलेक्शन होता था, वो इंटरव्यू बेस पे होता था। ठीक है, लिखित परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहता था, बस वो क्वालिफाइंग था स्क्रीनिंग के लिए। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मैं 22 साढ़े 22 साल की उम्र में, या कहें कि 23 साल के एज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता। लेकिन फाइनली 5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो जब मैं 24 साढ़े 24 साल का था तब ये नौकरी मुझे मिल गई। तो कई बार लोगों के जो सिलेक्शन होते हैं वो लक बाई चांस भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जहाँ पर रिटेन और इंटरव्यू का नंबर जुड़ता है तो उसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास रहता है, और जहाँ नहीं जुड़ता है तो वहाँ पर वही अप्रोच वाली बात होती है। आप सोशल मीडिया पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर का देखे भी होंगे कि सबसे युवा असिस्टेंट प्रोफेसर वो हिमाचल प्रदेश में पढ़ाते हैं। ठीक है, जिस इंटरव्यू में मैं गया था उसी इंटरव्यू में वो भी थे, और उनका चयन हो गया। इसलिए चयन हुआ क्योंकि उनके सुपरवाइज़र के कोई मित्र इंटरव्यू बोर्ड में गए थे और उनका चयन कर लिए। ठीक है, पढ़ने में भी अच्छे रहे होंगे, लेकिन जब मैंने लिखित परीक्षा का नंबर देखा तो उनसे 10 नंबर मेरा ज़्यादा था, लेकिन इंटरव्यू में मुझको 2 नंबर से रोक दिया गया, क्योंकि मेरा कोई अप्रोच नहीं था, कोई फ़ोन करने वाला नहीं था कि फ़लाँ मेरा लड़का गया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब जिसको मिलना रहता है नौकरी मिलती है। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, लगे रहिए, ज़रूर एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो ये कुछ बातें थीं जो कि क्लियर करने के लिए कि जितने भी लेक्चरर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सबके लिए हमारा चैनल समर्पित है। हर एक तरीके से बताने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो किसी न किसी परीक्षा में उसका लाभ आपको मिल जाएगा। तो अब चलते हैं सीधे हम टॉपिक पर, बात करते हैं कि हिंदी का गद्य साहित्य आपके पाठ्यक्रम में भी लगा रहता है। उससे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो करीब 60 से 70% सवाल आते रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि नए वर्ष की शुरुआत में इसी टॉपिक से शुरू करूं। और जहां तक हिंदी साहित्य का इतिहास की बात है, तो चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको 3 से 4 तरीके का लेक्चर मिलेगा। एक लेक्चर आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को सरलता से कैसे पढ़ें, एक प्लेलिस्ट है। दूसरा प्लेलिस्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास तथ्यात्मक रूप में उसको कैसे पढ़ें। चारों कालखंडों के बारे में मैंने चर्चा की है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने जो भी प्रमुख इतिहासकार रहे हैं उनके प्रमुख कथनों को लेकर वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, ठीक है, बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास पर वीडियो लेक्चर बने हुए हैं। तो उनको आप तब तक पढ़िए। फिर हम जैसे ही हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक को कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद फिर से हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और व्याकरण पर चर्चा करेंगे। और मैं ये निश्चित किया हूँ कि रोज़ रोज़ कोई प्रैक्टिस सेट मैं नहीं कराऊंगा। सप्ताह में जो कुछ पढ़ाऊंगा उसके आधार पर मौलिक और परीक्षा के दृष्टिकोण से उसके पैटर्न के आधार पर एक टेस्ट लिया जाएगा। सप्ताह के आखिरी दिन, हो सकता है कि ये दिन रविवार का भी हो। तो इस तरीके से हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। ठीक है, रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, ये बहुत भारी भरकम पुस्तक है। लगभग इसमें 1184 पृष्ठ हैं। ये जो मैं किताब आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे पास है, इसमें कुल 1184 पृष्ठ हैं। और ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके अभी तक कुल 13 संस्करण निकल चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मार्केट में आप ऑब्जेक्टिव किताबें देखते हैं, उन सारी किताबों की अगर मैं कहूँ तो जननी है ये पुस्तक।
ठीक है। इसी से लोगों ने फैक्ट्स उठाया है और फिर अपने नाम से बुक पब्लिश कर दिया है, और वही बुक्स आजकल प्रतियोगी छात्रों के हर कमरे में मिल जाएंगी। तो क्यों ना हम मूल जो पुस्तक है उसको एक कंसेप्चुअल यानी कि थियोरेटिकल तरीके से पढ़ें, ताकि स्टोरी के रूप में हमारे दिमाग में पूरे फैक्ट्स मौजूद हो जाएं। बाकी सप्लीमेंट्री के रूप में वो जो ऑब्जेक्टिव किताबें हैं उनको भी पढ़ा जाए। तो इस पुस्तक के कुल 13 संस्करण निकल चुके हैं और 1184 पृष्ठ की ये पुस्तक है, लेकिन हमारे पढ़ने की जो पेज हैं वो केवल 1139 के आसपास में है। बाकी इसकी विषय सूची में आ जा रहे हैं। ये जो पुस्तक है ये कुल 3 खंडों में बटी हुई है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 खंडों में बटी हुई है। जो इसका खंड, पहला खंड है हिंदी गद्य का स्वरूप विकास। हिंदी गद्य का स्वरूप विकास पहला खंड। दूसरा खंड है हिंदी गद्य की विधाओं का विकास। हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, जिसमें आपको निबंध, कहानी, आलोचना, नाटक, इन सबको पढ़ना है। तीसरा खंड जो है उसमें मूल्यांकन किया गया है प्रमुख कवियों का या लेखकों का। खासतौर से इसमें कवि तो नहीं आएंगे, प्रमुख जो लेखक रहे हैं, ठीक है। उसमें भारतेंदु से लेकर फणीश्वरनाथ रेणु तक के लेखकों का नाम दिया गया है और उन पर विस्तार से चर्चा किया। तो मुख्य रूप से ये जो पुस्तक है कुल 3 खंडों में है। पहला खंड जिसमें कि हिंदी का गद्य कैसे विकसित हुआ, उसका स्वरूप कैसे निर्धारित हुआ, उसमें विस्तार से चर्चा किया गया है। दूसरा जो खंड है उसमें जो हिंदी के गद्य विधाएँ हैं, उन गद्य विधाओं के अंतर्गत जितने भी मुख्य विधाएँ हैं उनके लेखकों के बारे में चर्चा की गई है। विधाओं के विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई है, तो उस पर हम बात करेंगे। तीसरा खंड जो है वो प्रमुख जो लेखक हैं उनका मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु तक पूरा चर्चा है। उपसंहार दिया गया है। इसके बाद परिशिष्ट नाम से एक और इसमें अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें कि पत्र पत्रिकाओं का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। तो इस तरीके से ये पुस्तक संपूर्ण तरीके से हिंदी का गद्य साहित्य जो हमें पाठ्यक्रमों में पढ़ना रहता है उनको पूरा कवर करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बुक है एक तरीके से। तो मैं इसी से आगे यूजीसी एनटीए नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीआईसी, राजस्थान प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ प्रवक्ता, जितनी भी प्रवक्ता से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रख के लेक्चर्स बनाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसे देखेंगे भी और इससे लाभ उठाएंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आप सभी तैयार हैं और हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से ही डबल डिजिट में पहुंचने वाले हैं। तो ये सब जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।